नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए साहब, कल अब तो 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। कल सुबह 8 बजे बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहे हैं कि चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब वोटिंग में भी बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। काउंटिंग में तस्वीर साफ होते में मतलब 4-5 घंटे के अंदर तो पूरी क्लियर पिक्चर आ ही जानी चाहिए, 12-1 बजे तक। ऐसा अभी हम अनुमान लगा रहे हैं इस बेसिस पर कि जो ये एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखे, हमने भी उनकी चर्चा की है, लेकिन अभी भी आज लास्ट डे भी कुछ एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कमोबेश ट्रेंड नहीं बदल रहा है। ट्रेंड वही सब बता रहे हैं, कोई नंबर थोड़ा ज्यादा दे रहा है, कोई थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। सारे एग्जिट पोल का सार अभी तक हमें देखने को यही मिल रहा है। अब एक्सेस माई इंडिया का सर्वे कल आया था, उसका काफी इंतजार किया जा रहा था। आज टुडेज चाणक्य का एक सर्वे नया आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक सीएनएक्स का सर्वे आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक वोट वाइब का, अमिताभ अग्निहोत्री जी की एजेंसी का सर्वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वोट वाइब वाले एग्जिट पोल से हम लोग जो है शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सेस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य वाला आप सर्वे आपको देख करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो जाते हैं तो फिर पूरा एक तरफा जाते हैं। क्योंकि इस बार भी कई सर्वेस को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि बहुत से सर्वे करने वाली एजेंसियां जो हैं वो शायद कहीं एक रिस्क नहीं लेने के चक्कर में जो असल सूरत दिख रही होती है वहां तक नहीं जाते। भाई अगर दिख रहा है, मान लीजिए कि 160 सीट आ रही है एनडीए की, यार 100 सीट थोड़ा ज्यादा लगता है, दिख तो रहा है लेकिन बताने में चलो थोड़ा सा डाउन कर दो, 135-40 फिर भी ठीक है, दूसरी तरफ चला गया तो कुछ कहने की गुंजाइश होनी चाहिए। ह्यूमन नेचर है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन टुडेज चाणक्य का सर्वे ऐसा नहीं है। तो मैं पहले लेकिन वोट वाइब से सर्वे से आपकी जो है आज की शुरुआत में करना चाहता हूं। इनका देखते हैं इनकी रीजनिंग क्या है जो इन्होंने वोट और सीट दिया है उसके लिए। तो इनके सर्वे के हिसाब से, वोट वाइब सर्वे के हिसाब से, एनडीए को 125 से 145 सीटें आनी चाहिए। इसका मीन निकलता है 135 सीट जो है एनडीए को आ जानी चाहिए, ऐसा वोट वाइब का सर्वे मान रहा है। महागठबंधन को 95 से 115, इसका मीडियन निकालेंगे तो मिलेगा 105। तो 135 एनडीए, 105 महागठबंधन, ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के लिए यह सर्वे 0 से 2 सीटें यानी अधिकतम 2 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही हैं। और बिहार में सरकार बनाने का बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो इस 122 की तुलना में वो कह रहे हैं कि एनडीए को 135 मिल जाना चाहिए। और वोट वाइब के सर्वे में अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो एनडीए का वोट शेयर ये बता रहे हैं साहब 45.3% वोट शेयर बता रहे हैं एनडीए का। महागठबंधन के लिए वोट शेयर बता रहे हैं 41.9%। मतलब इनके हिसाब से दोनों गठबंधनों के बीच वोट का अंतर करीब 3.5% का होना चाहिए जी। और जन स्वराज के लिए वोट बता रहे हैं 5.2%। ये भी बाय एंड लार्ज जो तमाम एजेंसियों के सर्वे हैं उससे मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 7.6% जो है वोट है। तो पहले आइए ये सीटों और वोटों की हम लोग बात कर लें। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सीट फिर बता दूं आपको 125 से 145, मीडियन पॉइंट मिडिल पॉइंट 135। महागठबंधन ये हो गया 135, मतलब 122 पर सरकार बनती है, तो उसके हिसाब से कितना हो गया सर ज्यादा? 13 सीट जो है मैजिक नंबर से ज्यादा। और महागठबंधन 105 बता रहे हैं। जन स्वराज मीडियन 1 सीट बता रहे हैं। और वोट शेयर मैंने आपको बताया 3.5% का अंतर। वोट शेयर इनके हिसाब से दोनों का बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों 37% पर थे पिछली बार। तो बीजेपी का, एनडीए का माफ कीजिएगा, वोट शेयर लगभग 8.5% बढ़ जाएगा, ऐसा इनका दावा है। और 5% के करीब वोट शेयर बढ़ना चाहिए महागठबंधन का। तो ये आपको मिडिल ग्राउंड लेने वाला सर्वे लग रहा है या रियलिटी के आसपास, वास्तविकता के आसपास? त्रिपाठी जी पहले आप। नहीं, देखिए ये सर्वे लगभग उसी दिशा में है जो दूसरे सर्वे कह रहे थे। बस इसमें एक ही चीज थोड़ा सा मुझे खटकी भी, और वो मैंने उनसे भी कहा, ये जो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के पद पर है और जो ओवरऑल है उसमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। दूसरा एक चीज और मेरे मन में आता है, और वो सिर्फ इसी सर्वे को लेकर नहीं, सारे सर्वेज को लेकर आ रहा है। लोगों ने युवा और महिला बांट दिया। अब मेरे मन में आता है कि भाई युवा महिला भी तो होगी ना मतलब सही बात है वो, और उसको कोई कैच नहीं कर रहा है।
उस कैच न करने से ज्यादातर एग्जिट पोल्स, और मैं ये कह रहा हूं कि ये चिंता भी हो सकती है, क्योंकि आप बार बार कह दे रहे हैं युवा और महिला, तो महिला क्या आपने 50 से ऊपर को महिला मान लिया, महिला आपने क्या जीविका दीदियों को मान लिया, महिला का मतलब कोई क्राइटेरिया आपने बना दिया ना। अब उसमें क्या है कि जो युवा महिला है वो क्या नहीं। दूसरा, इन्हीं के सर्वे में एक और चीज जो है, 63% मेरे ख्याल से, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। अब सबसे ज्यादा लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं तो फिर महागठबंधन क्यों पिछड़ रहा है? तो फिर आता है कि लोग अपनी जाति पर दे रहे हैं, अपना नेता देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ओवरऑल सर्वे जो वोट वाइब भी है वो उसी दिशा में जा रहा है जहां दूसरे सर्वे हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स है वो कई जगह थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखती है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, इनकी डेफिनेशन आपने पूछा ना, तो युवा की डेफिनेशन है 18 से 24 डेफिनेशन युवा की है। और महिला में कोई एज ब्रैकेट नहीं दिया, तो मतलब जो भी वोट डाल रही है महिला, वो महिला के खाते में आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं वोट वाइब के सर्वे की बात कर रहा हूं। इनका वोट प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूं। तो महिला में देखिए, महिला वोट एनडीए को कह रहे हैं ये 48.5%, 48.5% वोट मिलना चाहिए, ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। इसकी तुलना में महागठबंधन को 37.9, 38% मान लेते हैं फॉर सुविधा के लिए। तो इनके हिसाब से जो अंतर है ये 11.5% का अंतर है। महिला वोट में 11.5% का अंतर है। और महिला वोट महिला वोट के एक्चुअल जो पोल हुआ है, महिला और पुरुष में 9.5%, 10% वोट ज्यादा पड़ा है महिला का, 10% महिला वोट ज्यादा पड़ा। और इनके सर्वे में उसमें से भी 11% जो है वोट ज्यादा मिला एनडीए को। ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। यूथ की जहां तक बात है तो ये कह रहे हैं एनडीए को 42.4%, महागठबंधन को 43.9%। मतलब यूथ जो है फर्स्ट टाइम वोटर, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम वोटर प्लस यूथ, मतलब 18 to 24, 1.5% वोट जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए महागठबंधन को। तो यूथ दो, क्योंकि सर्वे करने वाले कह रहे थे दो बड़ी डेमोग्राफी हैं, यूथ और महिला, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। यूथ में ट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है तेजस्वी यादव को, महिलाओं में मिल रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को। तो लेकिन वहां भी तुलना नहीं बनती। यूथ में जो है 1.5% ही केवल महागठबंधन ऊपर है, महिला में वो 11% ऊपर है जो एनडीए है। लेकिन फिर भी सीटों में अगर आप देखते हैं तो 105, 135, 30 सीट का अंतर बता रहे हैं त्रिवेदी जी। 2-3 बातें हैं इसमें, मतलब दिखने में फर्स्ट पेज में कंट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि जैसे अभी हर्ष जी ने भी कहा कि 63% अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 उसके वो है, तो तेजस्वी को वोट मिलना चाहिए ना। लेकिन तेजस्वी को वोट समस्या से थोड़ी मिलता, सोल्यूशन से मिलता ना। और सोल्यूशन कौन देगा ये लोगों के मन में ये है, किसके लिए है भाव किसके लिए है। और दूसरा, तेजस्वी ने दिया नहीं, जो उन्होंने कहा भी वो क्रेडेंशियल्स उसके नहीं बने, ट्रस्ट नहीं हुआ कि भाई आप सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी देने के पहले, मुझे कन्विंस करने से पहले, मतलब वोटर को कन्विंस करने से पहले खुद कन्विंस होते हैं। आपके पास हिसाब ही नहीं है कि क्या हिसाब से देंगे नहीं देंगे। और मुझे लगता है वो सरकारी नौकरी की बजाय रोजगार बोल देते, तो शायद वो प्रभावी होता। लोगों को रोजगार, तो सब चीजें शामिल करेंगे, हम दुकान भी खोलेंगे, धंधा भी देंगे, मदद भी करेंगे। वो उतना कैची नहीं लगता ना सर। कैची तो ये है ना कि ये सरकारी नौकरी देना तो मेरे हाथ में है ना। तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है उसका। 2.5-3 करोड़ सरकारी, तो उसमें फंस गए ना आप। तो इससे उसके क्रेडेंशियल्स कम हो गए। इसलिए भले ही अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू हो, लेकिन तेजस्वी के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा, मतलब वोटर, कि उसको नहीं भरोसा कि आप कोई नौकरी देंगे सरकारी। ये एक चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि अब कल जो होगा वो होगा, लेकिन जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इसकी अभी उनसे इसकी तुलना कर रहा हूं वोट वाइब के सर्वे की, जो 135 सीट एनडीए को और महागठबंधन को 105 दे रहा है। ये एनडीए का बेसलाइन है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, बेसलाइन, सबका बेसलाइन। मतलब कोई सर्वे ऐसा नहीं है जो इससे नीचे जाता हो। इक्का दुक्का अपवाद अलग बात है। 99% सर्वे मिनिमम 135 दे रहे हैं, मिनिमम 135। तो ये मिनिमम वाले से शुरू कर रहे हैं एनडीए को, वोट वाइब जो दे रहा है। बाकी जाने वाला 160 प्लस भी जा रहा है, कुछ तो 200 के पार भी जा रहा है, लेकिन ये शुरू ये कह रहे हैं 135। इसलिए मैंने कहा बहुत से पोस्टर्स कंजर्वेटिव पोलिंग सर्वे कर रहे हैं, या ये एक्चुअल रियलिटी यही है? सवाल ये है सर। नहीं, ये तो मैं इसलिए फिर से कल भी मैंने शायद बोला था कि इस राइडर्स के साथ चलिए, और इस राइडर को आप 2024 के चुनावों के साथ, उसमें भी 99% जो वो थे सर्वे, वो 400, 390, 380, 370 दे रहे थे। लेकिन ट्रेंड तो सही पकड़ा था। ट्रेंड कुछ नहीं होता, ट्रेंड क्या होता है? 240। आगे कौन है पीछे कौन है, तो फिर तो इस पे कोई बहस ही नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी की बन जाएगी सरकार, लेकिन इसमें इतना स्पेस बना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनेगी, मैं कह रहा हूं हम इनके चक्कर में ना पड़े, हम इस राइडर के साथ चलें कि हरियाणा के रिजल्ट को हमने देखा है, महाराष्ट्र के रिजल्ट को हमने देखा है, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखा है। तो भले ही सब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट वाइब को
मैं क्रेडेंशियल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि वो 4 बार से ट्रैक कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने से। ट्रैकर लगाया हमने। एक बड़ी बात है, 2 लोग खासतौर से जैसे यशवंत जी हैं सी वोटर वाले, वो ये साल लगातार भर ग्राउंड पर रहते हैं। यशवंत है, ये वोट वाइब है जो 4 महीनों से 5 महीनों से अलग अलग ट्रैक कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता भी लंबे समय से एक क्रेडेंशियल एजेंसी है। बाकी 10-12 लोगों की तो क्रेडेंशियल्स पर भी अभी मुझे पता नहीं है, मैं कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी नहीं है उनका सैंपल सर्वे नहीं, उन्होंने खुद ने नहीं बताया। ये वैसे ही है तेजस्वी जी जैसा कि आप बताएं तो सही मुझे कि आपने एक कैसे तेजस्वी जी की बात सुना दूं आपको। एग्जिट पोल पर तेजस्वी जी कह रहे हैं भाई देखें 72 लाख ज्यादा वोट पड़ा है 2020 की तुलना में। औसत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32,000 वोट ज्यादा पड़ा है। इतना बड़ा वोट सिर्फ बदलाव का हो सकता है, ये कॉन्टिन्यूटी का वोट नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा गड़बड़ ना करने की कोशिश करना, कोई गड़बड़ करेगा, अधिकारियों से कह रहे हैं गड़बड़ मत करना, हम सब चीज देख रहे हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए। लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे। मैं लिख ही लेता हूं। उन्होंने कहा 18 तारीख को शपथ के लिए, इनविटेशन ही हो गया ना ये। 18 तारीख को तेजस्वी जी की शपथ मैंने लिख ली है। कहानी कुर्सी की अब तो क्या उन्होंने जब इतने डंके की चोट पे कहा है कि आना है 18 तारीख को हम शपथ ले रहे हैं, ठीक है, जब बुला रहे हैं तब तो फिर ठीक है। अभी कुछ बता रहे थे ये मुझे, अभी आप कुछ खबर कुछ आई है। प्रभात खबर है, बहुत बढ़िया फ्रंट पेज पे स्टोरी करी, फुल पेज स्टोरी करी है महिला वोटर्स को लेके। वो प्रभात खबर ने छापा है कि अगर 2020 और 2025 में महिला वोटर्स को देखें तो इस बार 8.8% महिलाओं ने ज्यादा, मतलब 44 लाख महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोटिंग करी है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो डाटा दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई 1.51 करोड़, मतलब 1.51 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चले गए थे और 2.51 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की, मतलब 2.51 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग करी है। तो अगर 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में इसे डिस्ट्रीब्यूट औसतन कर दिया जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 66,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए हुए हैं, ये उन्होंने बताया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कि ये एवरेज साइज कॉन्स्टिट्यूंसी का 66,000 कैसे हो सकती है महिलाएं? ये है ना, देखिए 18,200 महिलाओं में खाते में पैसा आया क्या? खाता में कैसे हो सकता है? वोटर ही हुए ना, मतलब वोटर की बात करूँ ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी तो नहीं है। 50% का मतलब हो गया कि करीब करीब 1.5 लाख की नहीं, ये constituency है देखिए क्या? ये आया इसका सर, ये लिखा है ग्रामीण बिहार में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उससे बड़ी है। हाँ, असेंबली ग्रामीण विकास तीन से सारी थोड़ी है सर। एक मिनट, देखिए नहीं, इसका डाटा पढ़ देता हूं। 66,000 का ना आपने, 66,000 243 1 करोड़ 60 लाख, 1.5 करोड़ तो बोल ही रही सरकारी, 2.5 करोड़ टोटल है ना। इसका डाटा जो बताया चुनाव उन्होंने, वो लिखा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 6 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली कुल 1.51 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। इस हिसाब से राज्य के 243 विधानसभा में औसतन 62,139 महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। 2.52 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए, 1.51 करोड़ के खाते में भेजे गए। समझ गया सर, आपके वक्त मान 62,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी मान लें, एवरेज महिलाओं के खाते में 10,000 गया। मैं जानना चाह रहा था एवरेज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? 3 लाख। अब 3 लाख में बिहार में 3 लाख मान लीजिए, आधा कर लीजिए तो 1.5 लाख महिला पर कॉन्स्टिट्यूंसी, आधा आधे होंगे ना महिला पुरुष। बिल्कुल, थोड़ा सा और महिला कमी होगी, कमी 1.25 लाख मान लो, 1.25 लाख मान लीजिए, 1,30,000 मान लीजिए, उसमें से 62,000 के खाते में पैसा आ गया साहब। 62,000 में से 10,000 कम कर दीजिए। मतलब यदि बिहार की पॉलिटिक्स को देखें, 62,000 को मैं 62,000 कन्वर्जन नहीं मानता ना कि भाई उसमें से कुछ पार्टी के लिए, जाति के लिए 50,000 मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, मतलब 3/4 महिलाओं के वोटरों के खाते में पैसा आ चुका है। हाँ, ये तो सीधा वोट देंगे, सीधा वोट जाएगा नहीं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि 2020 की तुलना में हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 18,200 ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया इस बार। हर विधानसभा में 18,200 महिलाओं ने
हर विधानसभा में। तो ये जो 8.8% का जो डाटा आया है कि 8.8% महिलाओं ने जो वोटिंग अब करी है, इससे कोरिलेट कीजिए ये वोट वाइब के सर्वे से, ये कह रहे हैं 10.5% 11% वोट अतिरिक्त मिलना चाहिए महागठबंधन से NDA। बिल्कुल तो ठीक लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है correlate हो रहा है। कि 6 से 7% मिलना है। और यही जो दिखा रहा है ना कि जो सुनामी चल रही है, 150-160 सीटें आ रही है एनडीए जी। की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये 8.8% महिलाओं का वोटर से कि 2.5 तो करोड़ महिलाओं ने जो इसकी रोशनी में ये 135 एनडीए सीटें, बिल्कुल। 105 महागठबंधन, ठीक है या ज्यादा होना चाहिए एनडीए का? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये वोट को अगर कन्वर्ट होता है, जिस हिसाब से पैसा गया है, जिस हिसाब से आज प्रभात खबर ने स्टोरी करी, तो उनका ये कहना है कि 150 सीटों पे इंडिया जा सकता है इस वोट के आधार 150 पर। सीट होना चाहिए। 150 सर मैं सीटों अब का आपको जाति का इनका ब्रेकअप बता देता हूं प्रोफेसर साहब। इन्होंने कास्ट वाइज जो निकाला है डेटा, उसके हिसाब से मैं 1 सेकंड मुझे आप दें, तो सवर्णों के वोट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सवर्ण वोट जो है वो एनडीए को जो है 1 सेकंड साहब, हाँ, एनडीए को 64% जनरल वोट और महागठबंधन को 18.4%। ठीक है, ये मतलब 64 इधर 18.4। सर आप बताइएगा। जन स्वराज को 8.4 मुस्लिम सवर्ण वोट और अदर्स को 9.2, मतलब जनरल कंसोलिडेशन इधर है, लेकिन जन स्वराज को 8.4 जनरल वोट मिला है परसेंट। इसके बाद आप देखिए यादव, ये इंटरेस्टिंग है, 19.4% एनडीए, 19.4%, महागठबंधन 74.5, जन स्वराज 3.1, अन्य 3.1, उनको छोड़ दीजिए। ये कह रहा है लगभग 19.5% यादव वोट मिला है, उधर 74%। कुछ सर्वेज ने 90% यादव वोट महागठबंधन को दिखाया था। ये कह रहे हैं उतना कंसोलिडेशन नहीं है, इधर यादव वोट भी कुछ आया है, 20% के करीब यादव वोट आया है। और मुस्लिम वोट की अगर बात करें, ये कह रहे हैं महागठबंधन 79.1% और 12.3% यादव, 12%, 12.5% मुस्लिम वोट, माफ कीजिएगा, मुस्लिम वोट जो है एनडीए को 12.5% वोट जो है मिला है। जन स्वराज को मात्र 2% वोट कह रहे हैं और अदर्स को 6.5। तो इसमें आप, लेकिन ये मैक्सिमम वोट जेडीयू को मिला है, जिसको भी सर, मतलब लेकिन 12.3% अगर इधर आता है तो मतलब इसमें मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है वो भी एनडीए को मिलना चाहिए। अब इसके अलावा दलित वोट में 59.8, मतलब 60% वोट एनडीए को, 31.8 महागठबंधन को, 60% दलित वोट बता रहे हैं एनडीए को मिला है। अन्य ओबीसी और ईबीसी, मतलब यादव को छोड़ के ओबीसी ईबीसी 57.5% एनडीए और महागठबंधन को 23.2। यही वोट जो है मेरे ख्याल में 50% वोट है। अन्य ओबीसी और ईबीसी वोट 50% वोट होना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं 57.5% वोट इधर है सर एनडीए को। कहां से शुरुआत किया जाए? आपके सामने रख देता हूं सर्वे, आप बताइए। ये सीट है पहले। नहीं, मैं सामने लिखा हुआ है, सामने भी दिखाई दे रहा है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे अभी भी थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि जो हम लोग 55 जो बोलते थे वो कास्ट हम लोग एज ए क्लास ले रहे हैं, और ओबीसी को भी हम लोग क्लास के तौर पर हम मान करके चलते हैं कि से हम ओबीसी एज ए क्लास वोट कर रहा है। हालांकि उसमें डिवीजन बहुत शार्प दिखाई देता है, यादव और कुर्मी कोयरी वगैरह को लेकर के, लेकिन जिसको हम 55 कहते हैं वो एक साथ वोट नहीं कर रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो मुझे निष्कर्ष निकल करके आ रहा है, या तो 122 125 पर रहेगा या फिर ये 160 70 80 पर जाएगा। मतलब एक एक्सट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्टेस्ट बहुत है, ऐसा नहीं है कि जितना हमको दिख रहा है। यदि ये वाकई यदि डेटा ये है 44% नहीं, यदि ये डेटा है तो मैं फिर कह रहा हूं, फिर ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यदि 3% का भी मार्जिन है तो भी क्लीन स्वीप होगा, फिर 150 पर जाएगा। उसके दो कारण मैं बता रहा हूं। जो मुस्लिम वोट है और यादव वोट है वो आपको कंसेंट्रेटेड है और कंसोलिडेट करता है। वो आपके टोटल वोट के साथ तो जुड़ करके वो एवरेज को बढ़ा देता है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि उसको डिस्पर्स करते हैं, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज करते हैं, तब वो डैमेजिंग हो जाता है महागठबंधन के लिए। और इधर से यदि 6% का यदि इंक्रीज है या 8% का इंक्रीज है
तो वो चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे आप एनडीए गठबंधन कहते हैं, उसके लिए रास्ता क्लीन स्वीप का रास्ता तैयार करता ये है। तो उल्टा कह रहे हैं आप इसको। नहीं, मैं उल्टा कॉन्सेंट्रेटेड मैं बता रहा हूं, सीट ज्यादा कंफर्म होंगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेड हो, मान लो मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सीमांचल मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे 90% 79% मुस्लिम वोट कर रहा है, हाँ। तो 24 में से 20 सीटें मिल जाएंगी महागठबंधन को। नहीं मिलेगी। यदि वो 40 सीटों पर काम करेंगे। देखिए, पिछली बार भी ये उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि आप सीमांचल में देखेंगे तो 74%, 75%, 80% मुसलमानों ने वोट किया था। यादवों ने वहां पर मुसलमानों के खिलाफ यादव गोलबंद होते हैं। वहां पर पूर्व सीमांचल के अंदर यादव आपको वोट नहीं करते हैं उनके साथ खड़े होकर के। पूर्णिया में यादव वोट नहीं करते हैं उनके ज्यादा करके। कटिहार में प्रधानमंत्री की सभा थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, 1.25 लाख लोग आकर के उस कार्यक्रम में थे। जो एक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर। वो कौन लोग थे? वहां पर तो उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, दो बातें बहुत साफ निकल रही है। यदि वोट का मार्जिन वाकई 3% 4% रहता है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप जैसा होगा। ये 125 पर तब नहीं टिकेगा। 150, अगर ये इसी सर्वे की बात कीजिए ना, कहीं और क्यों जाए, 3.5% वोट बता रहे हैं डिफरेंस है, फिर ये 150 पार है, फिर 140 से ऊपर रहेगा, 150 के आसपास रहेगा। अच्छा, ठीक है, इससे कम नहीं एक रहेगा। आपको मजेदार बयान सुनाता हूं दिग्विजय सिंह जी का। वैसे मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता आप भूल लेकिन गए हो, आप मध्य सर प्रदेश से ये तो जाने। पूछिए उनकी क्या राय है। ये तो इसको तो नहीं, ये तो प्रोफेसर वाली बात उन्होंने की है ना कि कैलकुलेशन में ऐसा होगा। नहीं। आपकी राय क्या कहती है? आप देखिए, मैं शुरू नहीं, ठीक है, प्रोफेसर वाली बात करेंगे। नहीं, दूसरी बात बोलने दीजिए। नहीं, उन्होंने जो प्रश्न किया उसका भी मेरा ऐसा मानना है कि ये इलेक्शन एक टफ इलेक्शन है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है, लेकिन इसको केकवाक की तरह यदि हम समझ ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो डेटा निकल करके आ रहा है, ये मेरा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं खुद बिहार घूम करके आया था और उससे मुझे अंदाजा लगा, या इनपुट जो आ रहा था उससे लग रहा था कि ये टफ इलेक्शन है। लेकिन जो परसेंटेज वोटिंग का जो दिख रहा है वो एक क्लीन स्वीप की तरफ। आपने कहा फाइट है लेकिन एनडीए को जीत जाना चाहिए, इतना बिल्कुल, इससे हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैं आपको दिग्विजय सिंह जी की बात कह रहा था। वैसे मुझे वो इस इलेक्शन में कहीं नजर तो नहीं आए। एक टाइम होता था जब उनको कहते थे कि ये राहुल गांधी के गुरु हैं, क्या ना सर, ऐसे कहते थे। हाँ, उनका स्टेटमेंट ये कि साहब देखो ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं ठीक है अपनी जगह, मैं बिहार गया और मैंने ये पाया कि ये कांटे की लड़ाई है। अब अगर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सच हो जाता है कि मतलब एनडीए की एक तरफा सरकार बन जाती है, क्लीन सरकार, इसका मतलब या तो इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है या फिर इन्होंने जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ की है। मैं जब गया था वहाँ पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और एमआईएम वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज़्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। अब इसका कोई क्या जवाब दे जो उन्होंने कहा? फिर तो चुनाव परिणाम चुनाव की तिथि के साथ ही घोषित कर देने चाहिए कि हम जीत रहे हैं। अगर इनको जीता हुआ दिखाओगे तो फिर तुम बेईमानी कर रहे हो। देखिए, दरअसल असली खतरा लोकतंत्र को दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जिनको इस देश के एक राज्य ने 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय तक अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर हम न हारे, हम न जीते तो खत्म। और कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये जो गुलामी की मानसिकता है। और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, ये समय नहीं रहा भाई। डेमोक्रेसी कोई नेहरू गांधी परिवार से तय नहीं हो सकती, वो मानक नहीं है। ये पहले वाला थोड़ी ना है कि मोहल्ले में एक अमीर बाप का बच्चा रहता था, वो क्रिकेट किट लेकर आता था, वो कहता था अच्छा अब हम खेलेंगे। और हम, चूंकि तब सड़क पे खेल होता था, तो नाली में गेंद गई तो कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। खेलेंगे कौन? हम। और हम अगर आउट हो गए तो बल्ला स्टंप समेटेंगे और घर जाएंगे। ये क्रिकेट नहीं होता सर, अब टीम बदल चुकी है। अब हर घर में क्रिकेट किट पड़ी हुई है। किसी के बच्चे को आप ये कहेंगे कि तुम ये करो तो वो कहेगा ना ना भैया तुम अपना खेलो, हम अलग खेल लेंगे।
डेमोक्रेसी अब सही मायने में पिछले कुछ वर्षों में भारत में आई है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग और इनके जो कहें कि बयान के साथ उत्साहित हो गए एक बुद्धिजीवी और पत्रकारों का वर्ग भी, वो भी नहीं समझ पा रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव होता है, मेरा अपना निजी तौर पर मानना है एक शानदार बहुमत के साथ एनडीए सरकार बना रही, लेकिन जनता तय कर लेगी तो मेरे मानने से कुछ थोड़ी ना होता है। मैं मान लूं और जनता वही करेगी। मुझे लगता है ये फांसीवादी विचार है जो दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक वर्ग के लोग कह रहे हैं, इससे बचना चाहिए। मैं केवल एक लाइन जोड़ दूं सर, दिग्विजय सिंह लोकतंत्र के खतरे से मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूं मैं। बस मैं भी एक लाइन बोलूंगा। पहले आप बोलिए। आपने जो कहा था ना प्रोफेसर सर आपका क्या है, तो कई बार पत्रकार भी जो होते हैं ना या विश्लेषक भी होता है, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी इच्छा होती है। भाई कई टेलीविजन चैनल पर हम देखते हैं पत्रकार लोग अपनी उनकी इच्छा है, जैसे नहीं हम कहते हैं स्थापित कर देना या मर जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी हार जाए, उस दृष्टि को यदि ध्यान में रख करके विश्लेषण करेंगे तो फिर वही निकलेगा। आप किसके तो लिए जिसलिए मैंने कहा कि ये आंकड़े, यदि ये आंकड़े हैं तो फिर ऐसा होगा। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है कि ऐसा है। ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपसे हम ज्यादा उम्मीद करते हैं, ये तो आंकड़ों को एनालाइज करना तो ठीक है। मैं तो ये कह रहा था दिग्विजय सिंह जी के अच्छा लिए, तंज कर रहे हैं हर्ष जी ने कहा कि लोकतंत्र को खतरा, लोकतंत्र को दिग्विजय सिंह जी से खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा है, राहुल गांधी से को खतरा है। लोकतंत्र कहीं किसी से खतरे में नहीं आता, राहुल जी को और कांग्रेस को खतरा है, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैं बिहार होके आया, तो दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए था ना बिहार में मैं कहाँ घुमा हूँ। दिग्विजय सिंह इस बात का जिक्र करते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि हम लोग रोज 2 महीने से इस पे बिहार की बात कर रहे हैं। कहीं कोई गए थे, लेकिन गए थे दिग्विजय सिंह बिहार गए थे, होटल में पहुंचे सीधे, अशोक गहलोत का कमरा और दिग्विजय सिंह का कमरा लगा हुआ था, तीसरा कमरा कृष्णा अल्लावरू का था। दिग्विजय सिंह सुबह ब्रेकफास्ट करने अशोक गहलोत के कमरे में जाते हैं, पूछते हैं अच्छा आज ब्रेकफास्ट में क्या मंगवाया आपने, तो वो कहता है कि भाई मैंने ये उबली हुई सब्जियां हैं और ये 4 फल कट के मंगवाए। दिग्विजय सिंह के साथ वहां फलाहार करते हैं, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू को वहां बुलाते हैं, अजय माकन को वहां बुलाते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां बुलाते हैं, उनसे पूछते सब ठीक चल रहा है, संगठन ठीक से काम कर रहा है। उसके बाद वो लौटकर भोपाल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पचमढ़ी में राहुल गांधी आने वाला है, तो मुझे पचमढ़ी की व्यवस्था देखना है। तो राहुल गांधी अगर वो सारी डिटेल है, अगर दिग्विजय सिंह आपने वो उबली हुई सब्जियों में क्या क्या खाया, सर ब्रेक लेते हैं। तो कल गिनती से पहले आज आखिरी गिनती एग्जिट पोल के आंकड़ों की हम कर रहे हैं। फिर बता दूं आपको, वोट वाइब कह रहा है साहब 135 सीट एनडीए को आनी चाहिए, महागठबंधन को 105।